नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज बरोज की तरह कुछ खास मुद्दों को लेकर के, दो खास मुद्दे जिन पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला तो ये कि झारखंड में कल मतदान होना है। 20 विधानसभा सीटों पर 223 उम्मीदवारों का पर फैसला, उनकी किस्मत जो है ईवीएम में बंद हो जाएगी। क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। और आज का दूसरा मुद्दा है किस तरीके से कांग्रेस ने आज बीजेपी पर हमला बोला है। एक बुकलेट लॉन्च की जिसमें कहा गया कि कई मसलों पर, 25 मसलों पर बीजेपी ने यू टर्न लिया है। क्या कुछ पूरा मामला है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दिनेश सिंह जी जुड़े हुए हैं बीजेपी को रिप्रेजेंट करने के लिए। हमारे साथ आलोक कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। पुष्पेंद्र कुलशेष जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अजीत कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का स्वागत है। आलोक जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करेंगे। धुआंधार रैलियां झारखंड के अंदर लगातार देखने को मिल रही हैं। सबने अपनी एक तरीके से सभी जतन कर रहे हैं कैसे जो है जीत हासिल की जाए झारखंड के अंदर। क्या स्थिति लग रही है? कल मतदान होना है 20 सीटों पर। करीब अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 10 हर एक सीट पर करीब 10 जो है प्रत्याशी खड़े हुए हैं। क्या कुछ आप झारखंड हो करके आए हैं, वहां पर ग्राउंड रियलिटी क्या कुछ दिखाई दी आपको? बिल्कुल सही पूछा आपने। कल मैं वहीं था और देख रहा था, और रांची बिल्कुल सूना पड़ा हुआ था। जो मतदान हो रहा है वो जमशेदपुर सिंहभूम के इलाके में हो रहा है और कई इलाके उसमें नक्सली प्रभावित इलाके हैं। तो प्रशासन जितने जद्दोजहद में उस नक्सली अटैक को बचाने के लिए, और पहले चरण की सफलता से, जो कि मैक्सिमम नक्सलाइट इलाका था 13 सीटों को लेकर के, तो उन पे जो प्रशासन को सफलता मिली अच्छे तरीके से, उस सफलता को कैसे दोहराया जाए, तो उसको लेकर के डीजीपी काफी एक्टिवली और बाकी पुलिस फोर्स काफी एक्टिवली वहां लगे हुए थे। दूसरी बात आपने बताया दर्शकों को कि नेताओं ने तो रिकॉर्ड तोड़ रैलियां की है वहां, और ऐसा कोई इलाका नहीं छोड़ा है किसी पार्टी ने। अगर बीजेपी की अकेले बात करें तो बीजेपी के तकरीबन 17 जो केंद्रीय मंत्री हैं वहां एक एक चप्पे पर जाके, एक एक गांव में जाकर के, कल मेरी बात हो रही थी चीफ मिनिस्टर से, तो चीफ मिनिस्टर की एक शिकायत थी कि वहां साधन संपन्न राज्य है, उसके मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना था अगर वो एक उड़ान भरते हैं हेलीकॉप्टर का तो उनके पीछे से तकरीबन आधा दर्जन केंद्रीय मंत्री वहां पहुंच जाते हैं और वहां रैलियां होती हैं। इसके बाद अगर उनके पिता जो शिबू सोरेन अगर वो जाते हैं तो एक के पीछे 12 हेलीकॉप्टर वहां उतरता है और रैलियां होती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड का आसमान हेलीकॉप्टरों से भरा पड़ा है। लोगों को कैसे रिझाया जाए उसमें लोग लगे पड़े हैं। 20 जो महत्वपूर्ण सीट है ये बीजेपी के प्रभाव वाला इलाका है, तो यहां सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक ने रिकॉर्ड तोड़ रैलियां की है, ऐसा होता नहीं था कभी। तो आप कहें तो झारखंड बिल्कुल पूरी तरह से रैलियों से अटा पड़ा है। और इस रैलियों को लेकर के कल क्या होगा मंगलवार को, इसको लेकर के जो वहां के जो बड़े बड़े नेता हैं, सियासतदान हैं, अर्जुन मुंडा जो सबसे लंबे समय तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, उनकी किस्मत दांव पे लगी है। उसके अलावा मधु कोड़ा जो जिनके सिर काफी हद तक झारखंड की बदनामी का सेहरा बांधा जाता है, उनकी खुद की किस्मत दांव पे लगी है। उनकी पत्नी वहां मैदान से हैं। रघुवर दास जो अपेक्षाकृत साफ माने जाते उप मुख्यमंत्री रहे थे काफी समय तक, उनकी किस्मत दांव पे लगी है। और उनके बारे में कहा जा रहा है काफी हद तक कि वो ब्लैक हॉर्स साबित हो सकते हैं बीजेपी के। बीजेपी उन पे दांव लगा सकती है, लोकसभा में है और उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर उनके चुनाव क्षेत्र में जाकर रैली कर चुके हैं। एक सरयू राय एक हस्ती हैं बीजेपी के, वो चुनाव लड़ रहे हैं। एनोस एक्का जो कि काफी, जिनके यहां रेड के लिए काफी बदनाम रहे थे, काफी पैसा उन्होंने बनाया था, ईडी की छापेमारी के लिए बदनाम रहे थे, वो एक चुनाव से पहले एक हत्या के मामले में जेल में पहुंच चुके हैं। और इसी बीच में और ये तमाम गहमागहमी ऐतिहासिक तरीके से झारखंड की जनता देख रही है और काफी जोर है वहां के लोगों पर। एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से तमाम पार्टियां एक दूसरे पर वार प्रतिवार कर रही हैं, सब हर पार्टी अपने बखान में लगी हुई है और दूसरों की कमियां गिना रही है। आपको लगता है इतनी रैलियों के बीच में जो वोटर्स है, जो आम आदमी है, वो काफी कंफ्यूज है, किस पे भरोसा करें किस पे ना करें? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं आपको लग रहा होगा सुनने में कि इतनी रैलियां, इतनी सभाओं के बाद जो रैलियां ज्यादा कर रहा है उसके पीछे जनता आ जाएगी। ऐसा कतई नहीं है विपुल। मैं स्टूडियो से बैठ के आपको बता रहा हूं कि धरातल पर जो स्थिति है, इन हवाइयों से, हेलीकॉप्टर की यात्राओं से कई लोग बहुत परेशान हैं और उनको लग रहा है कि असली मसला जो है झारखंड के विकास का, झारखंड के लोगों के तन पे कपड़े डालने का, उनके रोजी रोटी के ख्याल करने का, उसकी बात छोड़ करके वहां खदानों की बात हो रही है। उन खदानों की बात हो रही है जो उनके लिए नाराजगी की वजह है, जिसकी पॉल्यूशन से वहां जी रहे हैं और उनके उन खदानों के उत्खनन की वजह से उनकी स्थिति काफी खराब हुई पड़ी है। तो एक बहुत बड़ी तादाद है वहां पे गांव में बसने वाले लोगों की जो इस बात को लेकर नाराज है कि ये देखो आर्या चिढ़ रहा है कि हमारे पैसे पर, हमारे धन पर ये उड़ान भर रहे हैं और मेरे तन पे कुछ
ओढ़ने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर, जिस तरीके से हमने देखा कि इस प्रचार में काफ़ी निजी हमले भी हुए, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं, वो कहते हैं कि पानी पीने का नहीं है और गुजरात में हमने ऐसा पाइप बनवाया है जिसमें बाप बेटे पूरे परिवार के साथ गाड़ी लेकर के जा सकते हैं। शिबू सोरेन जब बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा, हेमंत सोरेन जब बोलते हैं तो कहते हैं अगर नरेंद्र मोदी का कोई पुत्र नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है। आपको लगता है कि हमले भी काफ़ी, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, निजी हमले भी काफ़ी तीखे होते जा रहे हैं? देखिए, निजी हमले तो ये सियासी पार्टियों की आदत है, मगर हमले अगर हो रहे हैं तो इसकी वजह ये है कि अगर हमले ना हो, देखिए आप जब मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक बड़े जनसमूह के साथ बात कर रहे हैं, तो उस समय आपको खास तौर पे ऐसे जुमले बोलने पड़ते हैं जिससे आप ताली मार या वहां पे एक बड़े समुदाय को आप आकर्षित कर सके और लोग कह सके कि हाँ साहब ने क्या बोला है। मगर असली मुद्दा यह है कि क्या ये हमले या क्या ये रैली, जैसा आलोक कह रहे थे, कि क्या वोट में परिवर्तित होगा, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि वहां की जनता विकास तो चाहती है, साथ ही जो मिलीजुली सरकार है उससे भी निजात पाना चाहती है। वो चाहती है स्टेबिलिटी, ऐसी सरकार आए जिसमें स्टेबल गवर्नमेंट आए, और स्टेबल गवर्नमेंट से ही डेवलपमेंट का काम आगे बढ़ेगा। माइंस एंड मिनरल्स का इशू जो है वो अब वहां की जनता के लिए बहुत संवेदनशील नहीं है। काम भले उनको मिलता हो, लेकिन सचमुच ये सही बात है कि रॉयल्टी की जो 2.5 लाख करोड़ की रॉयल्टी की बात जो नेता उछाल रहे हैं कि हम वापस लाएंगे, या जो हेडक्वार्टर्स हैं कोल इंडिया लिमिटेड के या बाकी जो है हेडक्वार्टर्स रांची में लाएंगे, उससे भला नहीं होने वाला। उनको जो ग्रामीण सड़कें हैं, जो प्राथमिक शिक्षा है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य है, इसका मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण है। खेत खलिहान वहां पे लोग खाते हैं, वहां भी खेती होती है। पानी, इरिगेशन वहां बहुत बड़ा मुद्दा है। मोदी साहब जाके घोषणा कर रहे हैं कि हम इरिगेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। तो ये सारे मुद्दे इस चरण में भी बोला गया है। और जो आपसी लड़ाई है या जो सत्तात्मक जो लड़ाई है, जो ये कहा जाता है कि जो डायनेस्टी रूल है, इसके खिलाफ मोदी साहब बोल के आए हैं। लेकिन डायनेस्टी रूल को एकदम से वाइप आउट करना मुश्किल है। जेएमएम का वर्चस्व जिन इलाकों में है वहां तो है। बीजेपी का जो जिस तरीके से फैला हुआ है मोदी साहब के आने से, मुझे लगता है कि असर तो पड़ेगा, लेकिन अभी भी साफ तौर पे एक पक्षीय अभी मुकाबला नहीं दिख रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए दिनेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, स्थिरता को मुद्दा जेएमएम भी बना रही है, उसने भी इस बात को रखा। आज भी हेमंत सोरेन एक बात कह रहे थे कि ये इस बार की लड़ाई 14 महीने वर्सेस 14 साल की होगी, और तमाम मुद्दों पे उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन समय नहीं था तमाम कानूनों को लोगों तक पहुंचाने का, समय बहुत कम मिला है। और इस बार वो जो है पूरी की पूरी सीटों पर अकेले जेएमएम लड़ रही है। कितना मुश्किल होगा आपके लिए, जो आप कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार, ये स्थिति बदलेगी? आपको लग रहा है फिर से मिलीजुली सरकार का ही हमको देखना पड़ेगा झारखंड के अंदर? निश्चित तौर पर बिल्कुल जी बदलेगी। आप हालांकि जितने चुनावों को आप देखिए, जो देश की जनता है या प्रदेश की जनता है, अब जिसको मैंडेट देने की कोशिश कर रही है, वो चाहती है कि किसी एक दल की सरकार बने। कभी कभी वो सरकार एक दल की बन जाती है, कभी कभी उसके करीब पहुंच के लोग रुक जाते हैं। लेकिन आप देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि किस दल को लोग देंगे, लेकिन जिस भी दल को देंगे, मुझे लगता है क्यों बहुमत के करीब देंगे, उसका कारण है। जैसे अभी आप चर्चा कर रहे थे, आलोक जी भी कह रहे थे कि सारे रैलियों में लोग जा रहे हैं, तो रैलियों में लोग तो एक तो देखने के लिए जाते हैं कि कौन से वो जिन लोगों ने देश को लूटा, प्रदेश को लूटा, वो कौन से लोग, कहीं हमसे भूल ना हो जाए, भूल में कहीं उनको वोट ना दे दें, तो इसलिए उनके चेहरों को देखने के लिए जा रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं कि जेएमएम के नेता कह रहे हैं कि उनको समय कम मिला, जनता को तो समय 1 मिनट का मिलेगा वोट देने का, वो अपना सही निर्णय उसमें कर देंगे। आप मेरी बात एक चीज समझ में नहीं आती, जी। सबसे रिच स्टेट है झारखंड, चलिए, और वहां की जनता सबसे गरीब है जी। इसके लिए दोषी कौन होगा? चलिए दिनेश जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, कमर्शियल ब्रेक है। पुष्पेंद्र जी की भी राय लेंगे और कुछ खास मेहमान और भी हमारे साथ जुड़ेंगे, अवधेश कुमार जी भी जुड़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद घटना चक्र में आपका स्वागत है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। अब हमारे साथ अवधेश कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन आज की चर्चा को और थोड़ी आगे बढ़ाया जाए उससे पहले, कल जिन 20 सीटों पर झारखंड में चुनाव हो रहे हैं, क्या कुछ वहां पर गतिविधियां हो रही हैं, किस तरह के इंतजाम हैं, कौन सी सीट सुरक्षित है, किस तरीके से लोग अपनी दावेदारी जता रहे हैं, कौन से नामों की साख दांव पे लगी है, इस पर हमने खास रिपोर्ट तैयार की है, उस पर नजर डालिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। दूसरे चरण का चुनाव मंगलवार को है, जिसमें सबसे ज्यादा 20 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 7 जिलों की इन 20 विधानसभा सीटों में 17 सुरक्षित सीट हैं, जबकि 3 सामान्य वर्ग की सीटें हैं, जिस पर कुल 223 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इनमें से 188 पुरुष प्रत्याशी हैं, जबकि 35 महिला उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। सबसे ज्यादा 15 प्रत्याशी जमशेदपुर पश्चिमी सीट से चुनावी मैदान में हैं, जबकि सबसे कम प्रत्याशी जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं। इस चरण के चुनाव के लिए कुल 44,31,900 मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें से 22,55,079 पुरुष मतदाता हैं और 21,72,982 महिला मतदाताएं भी शामिल हैं। जबकि 2,28,580 मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार अपना वोट डालेंगे। वोटरों की सुविधा को देखते हुए कुल 5,011 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इसके अलावा 37 सहायक बूथ भी बनाए गए हैं। इन केंद्रों में वोटिंग के लिए कुल 5,048 ईवीएम यूनिट की व्यवस्था की गई है। वहीं चुनाव संपन्न कराने के लिए तकरीबन 25,440 मतदान कर्मियों की भी तैनाती की गई है। चुनावी प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए 20 सामान्य पर्यवेक्षक, 512 माइक्रो पर्यवेक्षक और चुनावी खर्च पर नजर रखने के लिए 10 पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। जबकि पुलिसिंग और जागरूकता के लिए 2-2 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए 349 बूथों को वेबकास्टिंग से जोड़ा गया है, जहाँ सीधे कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। वहीं इस चरण में ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने के लिए आयोग ने 216 आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए हैं। इस चरण में वीवीपैट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जमशेदपुर वीवीपैट का पैट कहते हैं, तो ये जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एक नया प्रयोग है झारखंड के लिए। इसी प्रकार से हम लोग यह भी उम्मीद करते हैं कि द्वितीय चरण में अब ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्र में भी मतदान का कार्य होगा। तो अपेक्षा है कि इस चरण में पहले चरण की तुलना में ज़्यादा मतदान हो, और हम लोग यह उम्मीद करते हैं कि जब पिछले चरण में 63% से ज़्यादा मतदान हुआ, तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि द्वितीय चरण में 75 के आसपास मतदान न हो। ये महत्वपूर्ण है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतदान। वोटिंग के दौरान किसी किस्म की हिंसा न हो, इसके लिए करीब 40,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। इसमें अर्धसैनिक बलों के जवानों के साथ साथ राज्य पुलिस के जवान भी शामिल हैं। वहीं 4 हेलीकॉप्टर आसमान से इलाके की निगरानी करेंगे। यही नहीं, आयोग की ओर से जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदान कर्मियों को पैदल ही चलने की हिदायत दी गई है। इन केंद्रों में तैनात कर्मियों को सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए ही लाया और ले जाया जाएगा। इस चरण के चुनाव में सूबे के कई सियासी दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। इनमें से कई तो अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं, जिसके चलते दूसरे चरण का ये चुनावी मुकाबला बेहद रोमांचक माना जा रहा है। 7 जिलों की 20 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा समेत 2 पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व डिप्टी सीएम रघुवर दास समेत कई पूर्व मंत्री और बड़े नेता चुनावी मैदान में हैं। दिग्गजों में बीजेपी के सरयू राय, पूर्व मंत्री जोबा मांझी, पूर्व गृह सचिव जेबी तुबित, परिवहन मंत्री चंपई सोरेन, शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव, पूर्व मंत्री विमला प्रधान, आवास मंत्री बन्ना गुप्ता, पूर्व मंत्री दलाल भुइया, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, पूर्व मंत्री एनोस एक्का और पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर भी चुनावी मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन टीवी। तो देखा आपने हमारी खास रिपोर्ट, जिसमें हमने बताया किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, कौन कौन से नाम हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ अब चंदन कुमार जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। चंदन जी, बहुत बहुत स्वागत है जैन टीवी में आपका। पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि क्या रणनीति है, कल दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा है, जो गठबंधन है वो उस गठबंधन से ज्यादा चर्चा जेएमएम वर्सेस बीजेपी की हो रही है, आपके गठबंधन की उतनी चर्चा नहीं हो रही है। कहाँ लगता है कि चूक हो रही है आपकी तरफ से? अभी तो पहला चरण का चुनाव हो चुका है, दूसरा चरण का चुनाव कल होना है।
और अभी और चरणों के चुनाव बचे हुए हैं। मुझे लगता है आप कंक्लूजन पहुंचने से पहले मुझे लग रहा है कंक्लूड आप 23 दिसंबर को कर पाएंगे। अच्छा, तो कांग्रेस पार्टी और अपने सहयोगी दल के साथ तमाम सीटों पर चुनाव लड़ रही है और मजबूती से लड़ रही है। स्ट्रेटजी है देश का भी चुनाव हुआ, उसमें भी हम लोगों के पास जो रिपोर्ट आ रही है जी, उसमें हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और कल का जो चुनाव है, कल भी हम आश्वस्त हैं कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। चुनाव हो जाने दीजिए, अभी मतदान का प्रतिशत क्या रहता है ये सब चीज हम लोग इंश्योर कर रहे हैं, उसके बाद कुछ हम कह पाएंगे। अभी तो थोड़ा जल्द होगा, लेकिन आप ये कंक्लूजन पे मत पहुंचिए। नहीं बिल्कुल, अभी झारखंड के अलग अलग फेज में चुनाव अलग अलग क्षेत्रों में है जी, और तमाम क्षेत्रों के चुनाव हो जाने के बाद क्या निष्कर्ष आता है उस पर हम कुछ कह पाएंगे। सर, आप अपना कंक्लूजन दे रहे हैं कि हम बेहतर कर रहे हैं, थोड़ा हम लोगों को भी कंक्लूजन लेने दीजिए। पिछली बार 2 सीटें थी 20 में आपकी, इस बार कहां तक बढ़ जाएगी? देखिए, ना तो कांग्रेस पार्टी प्री पोल और एग्जिट पोल में विश्वास करती है। अब जी आपको पता होगा, अगर मैं सही आपको आपकी आवाज को पहचान पा रहा हूँ तो। जी जी ठीक पहचान रहे हैं। और मुझे लगता है कि और ना तो कांग्रेस पार्टी भविष्यवाणी में विश्वास करती है। पहले चरण के चुनाव में जो हमारे पास जो हमारे कार्यकर्ता और जो रिपोर्टें आ रही है उससे हम आश्वस्त है कि कांग्रेस पार्टी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और दूसरे चरण का चुनाव कल होना है, उसमें भी हमारी जो रिपोर्टें आ रही थी, जहां जहां हमारे कैंडिडेट और सहयोगी को कैंडिडेट लड़ रहे हैं, वहां से भी अच्छी रिपोर्टें आ रही है। तो ये कह देना कि हमारे पास तो मतदान हो जाने दीजिए, अब मतदान किस तरह से हुआ है वो तो सीक्रेट बैलेट है, लेकिन जो हम रिपोर्ट के आधार पर ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी अच्छा परफॉर्म कर रही है। कांग्रेस पार्टी नहीं, उसके सहयोगी दल भी। चंदन जी, एक चीज जानना चाहेंगे, आप सरकार में हैं भी और उसी सरकार के खिलाफ चुनाव भी लड़ रहे हैं, जेएमएम के खिलाफ आप हमला भी करते हैं और उस सरकार में बने भी हुए हैं। ये रणनीति लोगों को समझ में नहीं आ रही है। देखिए, जब महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी चुनाव लड़ती है जी, उनके मंत्री कैबिनेट में है और अलग अलग लड़ते हैं, तो जनता ये भी देख रही है ना जी। तो आपको अब बीजेपी से सीखना पड़ रहा है राजनीति। देखिए, हम सरकार में जरूर थे जेएमएम के साथ, लेकिन आप भी जान रहे हैं मल्टी पार्टी संसदीय लोकतंत्र में इस तरह कोलिशन एरा में इस तरह के गठबंधन, इस तरह की चीजें हो रही है, तमाम दलों में हो रही है। लेकिन जैसे कि जम्मू और कश्मीर में भी आप हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे हैं कि हमको भविष्यवाणी में विश्वास हम लोग नहीं करते हैं। पहले लोग भविष्यवाणी करते थे, महाराष्ट्र में भी एनसीपी है हमारे साथ, ही हम अलग अलग चुनाव लड़े। पहले आप भविष्यवाणी करते थे, लेकिन अपनी जो भविष्यवाणी पर भी आपको खड़े नहीं उतरे। आप कहते थे कि 100 दिन में महंगाई कम हो जाएगी, चुनाव के माध्यम से आप कह रहे थे, वो भी नापना चाहती है। नहीं, अब आप क्या कर रहे हैं? पार्टी भी ये कर रही है, दूसरी चीज अभी तक किए जा रही है। बीजेपी के नेता हमारे साथ बैठे हैं और कुछ आपसे बचक चाहते हैं करना। नहीं, चंदन जी नहीं करना चाहते, हम सिर्फ दिनेश जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता, वो कुछ कह रहे हैं आपसे। जी, ना तो हम सर्वे पे विश्वास करते हैं, आपका कहना है, और आपका कहना है कि ना हम भविष्यवाणी पर विश्वास करते हैं। आपकी ही पार्टी जब सत्ता में थी तो आप भविष्यवाणी करते थे कि महंगाई 100 दिन में कम हो जाएगी, हुई नहीं। मुझे लगता है इसलिए आपका विश्वास भविष्यवाणी से हट गया, नंबर 1। और जो विपुल जी ने सवाल पूछा था कि आपके चुनाव में रणनीति क्या है, जब रण और नीति होगी नहीं तो जीत कहां से होगी। और किसी भी रणनीति में, किसी भी रण क्षेत्र में सबसे आवश्यक होते हैं सेना नायक और सेना। आपके सेना और आपके सेना नायक तो पहले झारखंड में तो आपका भी कोई नायक नहीं है। हमारा तो है, लेकिन बीजेपी का कौन नायक है झारखंड में? हमारा तो नायक है, हमारा तो नायक है। कौन नाम बताइए। हमारा तो नायक इस समय है, मोदी जी नायक है। सुनो जवाब करेंगे तो आप कंफ्यूज कर रहे हैं जी। मैंने कहा कांग्रेस पार्टी जब सीक्रेट बैलेट होता है तो कांग्रेस पार्टी आप लोगों को भले ही पता चल जाता है, क्योंकि आपकी शिक्षा मंत्री से लेके तमाम लोग इसी चीज में विश्वास करते हैं, भविष्यवाणी में जी, ब्लैक मैजिक में। भविष्यवाणी इसलिए हम विश्वास करते हैं। आप लेते हैं, कौन कहा वोट दिया, मैं हम लोग तो नहीं कह रहे, लेकिन
100 दिन में काला धन ले आएंगे और फिर नहीं लाना। चंदन जी भविष्यवाणी में विश्वास इसलिए करते हैं कि जब आप 5 साल मेहनत करते हैं और फिर आप परीक्षा में बैठते हैं तो आपको पता होता है कि परिणाम क्या आने वाला है। आपका तो छात्र ही कमजोर है, जो ट्यूशन दे रहा है, ट्यूटर भी कमजोर है। अरे जरा छात्र नहीं बदल रहे हैं तो ट्यूटर बदल लीजिए, जरा ट्यूटर बदल लीजिए। मुख्यमंत्री भी बनाएंगे क्या? आजकल भविष्य बताने के लिए दिनेश जी भी एस्ट्रोलॉजी। चंदन जी आलोक जी हमारे साथ हैं, वो आपसे पूछना चाह रहे थे, उनका एक सवाल है कि क्या जिस तरीके से आपने कहा शिवसेना बीजेपी का उदाहरण दिया, तो सवाल उनका ये था कि क्या अब बीजेपी से राजनीति सीखेगी कांग्रेस? चंदन जी क्या आपने जी जिस तरीके से आपने कहा कि बीजेपी शिवसेना का आपने उदाहरण दिया कि वो मंत्री थे, उसके बावजूद वहां पर अलग अलग चुनाव लड़े, क्या अब बीजेपी से राजनीति सीखेगी आप कांग्रेस जो है? चंदन जी सुन पा रहे हैं? फिर से प्लीज, आवाज कट रही है। चंदन जी मैं पूछ रहा हूं, आपने एक मिसाल दिया था कि जिस ढंग से महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी फ्रेंडली मैच लड़ती रही, वैसा ही आप झारखंड में कर रहे हैं। तो क्या अब ये नौबत आ गई कांग्रेस की कि जो बीजेपी से राजनीति सीखे? नहीं, वो नहीं कहा मैंने। सिर्फ आपको इस तरह की जो मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो एक कोलिशन एरा का दौर है, उसका मैंने मिसाल दिया कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी झारखंड में ऐसी स्थिति नहीं है, महाराष्ट्र में भी है, जम्मू एंड कश्मीर में भी है। तो उस चीज को मैंने ये कहा। चंदन जी एक बात और लगातार झारखंड 14 साल से चीजों को उस तरह से देखती है जी हाँ चंदन जी, लोकतंत्र में इसी से मिला जुला एक सवाल है आपके जवाब से। है नहीं हमारा। हाँ चंदन जी आपके जवाब से एक मिला, अलग अलग दल है, हर एक दल अपना चुनाव लड़ना चाहती है। नहीं सही है, लोकतंत्र हमें इजाजत देता है कि किसी एक पार्टी बहुमत में नहीं आती है। तो चलिए चंदन जी शुक्रिया, चंदन जी समय देने की बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए, अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। पुष्पेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे, अब दूसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है, क्या कुछ आपको लगता है कि दिमाग में चल रहा होगा वोटर्स के, क्या उनकी स्ट्रेटजी होगी जब वो वोट डालने जाएंगे? तो देखिए, जो एक बात शुरू में आलोक भाई ने कही है उससे मैं पूरी तरह से एक राय हूं कि झारखंड के अंदर कोई 27% ट्राइबल है और 26 सीटें शेड्यूल ट्राइब्स की हैं वहां और 9 सीटें शेड्यूल कास्ट की हैं जी। 81 में से 35 सीटें जिस राज्य के अंदर रिजर्व हो और वो भी एकदम बैकवर्ड उसके ऊपर, वहां मुझे लगता है कि जिस तरीके से हवाई जहाज से लोग दौरे कर रहे हैं, उन तमाम लोगों की प्रायोरिटी स्थिर सरकार होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये स्थिर सरकार जो है ये शहरी जिसे कह सकते हैं फिनोमेना ज्यादा है। उन लोगों को जो चीजें चाहिए और जो उनका लोकल एमएलए होता है वो उससे ही उम्मीद करते हैं, वो सरकार में हो तो और सरकार में ना हो तो। लिहाजा मुझे लगता है कि जिस किस्म की बातें, जो बात आलोक के बाद हमारे अजीत भाई ने सपोर्ट किया उसको, कि जो बेसिक है कि उनका कपड़ा है, रोटी है, मकान है, घर है, बेरोजगारी है, वो इशू ज्यादा होंगे और उसमें वो जो लोकल उनका कैंडिडेट होगा, जो लोकल लेवल पे उसको वो जानते होंगे, वो महत्वपूर्ण होगा। उसमें हवाई जहाज से कौन 12 हवाई जहाज ले जा रहा है, 13 हवाई जहाज ले जा रहा है, उसका फर्क नहीं पड़ेगा। जहां तक बात आप कांग्रेस की कह रहे हैं, अभी अवधेश भाई ने बताया कि इन 20 सीटों में से जमशेदपुर वेस्ट और एक सियासी करके इन 2 जगह कांग्रेस जीती है। 20 में से 2 सीटों पे कांग्रेस जीती है और उसके लिए इस 2 सीटों को बचाना सबसे इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हम भविष्यवाणी पे यकीन नहीं करते, जब से लोकसभा का चुनाव ये हारे हैं, ये गुरबाणी और अमृतवाणी पे यकीन ज्यादा कर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि ये कह देने से कोई कहे कि साहब हमने आंख बंद कर ली है लिहाजा हम यकीन नहीं करेंगे। आलोक भाई भी वहां से लौटे और हम तमाम सारे लोग जो इसको स्टडी कर रहे हैं, ये तो सभी मानते हैं कि झारखंड का चुनाव जो है वो जेएमएम और बीजेपी के बीच में हो रहा है। बाकी पार्टियां बहुत दूर हाशिए पे हैं और उसमें कांग्रेस तो बहुत दूर हाशिए पे है। तो अभी जो चुनाव होगा, जो कल जिसकी पोलिंग होने जा रही है, उसमें आप ये देखें कि जो 3 जिले हैं जिसमें चाईबासा है, खुंटी है, ये जो है नक्सल एरिया है। और आज जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर सुकमा में जो वो माउस अटैक हुआ है, नक्सल अटैक हुआ है, उसमें 13 लोग मारे गए। क्या इसका इंपैक्ट इस इलेक्शन की कल पोलिंग पे पड़ेगा? ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। नहीं, दूर है ये, छत्तीसगढ़ से काफी दूर इलाका। मैं कह रहा हूं इस खबर का असर पड़ेगा कि नहीं, मैं ये कह रहा हूं। अवधेश जी आपसे जानना चाहेंगे कि मुद्दा स्थिर सरकार का है
या रोजी रोटी का मुद्दा है क्या झारखंड के अंदर? स्थिर सरकार की इस बार काफ़ी ज़्यादा, चाहे वो जेएमएम हो, वो भी यही अपील कर रही है कि हमको अकेले सरकार बनाने का मौका दीजिए। बीजेपी भी पूर्ण बहुमत की बात कर रही है। लोगों के बीच में मुद्दा ये है या नहीं? देखो, रोटी कपड़ा और मकान तो वो तो 30 वर्ष हो गए उस फिल्म को भी बने हुए। वो कब का जो है महंगाई मार गई से इस बार का चुनाव, हालांकि वो 30 वर्ष बाद फिर से लौटा और महंगाई मार गई में जो है दिनेश जी की पार्टी ने जनता को लुहा करके और मैदान मार लिया है। लेकिन जो जहां तक झारखंड का प्रश्न है, देखो मुद्दे नेता बनाते हैं, पार्टियां बनाती हैं। आप ये देखिए कि वहां पार्टियों ने मुद्दा क्या बनाया है। देश के इस समय जो सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री कहिए, वक्ता कहिए, सबसे जनाकर्षक नेता कहिए इस समय, उन्होंने मुद्दा क्या बनाया है? उन्होंने मुद्दा बनाया है कि यहाँ के वंशवाद को खत्म करो, हमको लाओ कि हम यहाँ विकास करेंगे। कोई बहुत ठोस बातें वहां की सामने आई नहीं है। तो इस समय जो मुद्दा है वहां, क्योंकि झारखंड में इतनी सरकारें गई है, स्थिरता तो एक है ही है, उसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं है। ये 7 जिलों में जो सीटें हैं ये बिल्कुल माओवाद प्रभावित क्षेत्र है, वो भी फैक्ट है, तो वो भी एक मुद्दा है। लेकिन मूल मुद्दा इस समय ये हो गया है कि नरेंद्र मोदी वर्सेस और वहां बाकी कोई मुद्दा झारखंड में इस समय बचा हुआ अब नहीं है। हेमंत सोरेन बार बार कोशिश कर रहे हैं कि क्षेत्रीय मुद्दों पर चुनाव को लौटाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यह है कि इसको राष्ट्रीय मुद्दे बना करके और लोकसभा की लहर से ही चुनाव जीता जाए। तो इन दो प्रतिद्वंदों में, और कांग्रेस की समस्या यह है कि कांग्रेस यद्यपि प्रदेश भर की पार्टी रही है, लेकिन इस समय नीति, रणनीति और नेतृत्व तीनों के स्तर पर वो पार्टी जो है ऐसा लगता है जैसे उसको काट मार गया हो, सन्निपात की स्थिति में पार्टी पहुंच गई हो, वो मुद्दा बनाने की हालत में नहीं है। तो इस समय मुद्दे अगर आप झारखंड में ढूंढेंगे तो पत्रकार के नाते वो सब मुद्दे हमको आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन वो मुद्दे चुनाव में नहीं है। चुनाव में यही है कि हमको नरेंद्र मोदी के आदमी को जिताना है कि नहीं जिताना है, हेमंत सोरेन को जिताना है कि नहीं जिताना है। मैं तो इतना ही ध्वनि वहां से प्रतिध्वनि सुन रहा हूं झारखंड से, इसके अलावा मुझे इस समय वहां कोई सुनाई नहीं दे रहा है। इससे मुझे दुख भी होता है, मेरे अंदर एक पीड़ा भी पैदा होती है कि मूल मुद्दे क्यों हाशिए पर जा रहे हैं, लेकिन सच इस समय का यही है। आलोक जी, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, और वो ये समझना चाहेंगे कि जो तमाम लोग स्थिरता की और विकास की जब बात होती है, तो बीजेपी जो बात कर रही है कि पूर्ण बहुमत में आने की बात करी, क्या लोगों के दिमाग में ये है कि 14 में से 10 साल ये इसी बीजेपी ने यहाँ पर शासन किया है, और जो भी बीजेपी क्रिटिसाइज कर रही है जो स्थिति को लेकर के, उसके लिए कहीं ना कहीं उसकी भी हिस्सेदारी है, क्या है दिमाग में, या फिर आपको लगता है मोदी फैक्टर सबसे ज्यादा? बिल्कुल बिल्कुल, आप विपुल जो कह रहे हैं ये बात, झारखंड की आबादी आज भी 3 करोड़ के आसपास है, और ये बहुत बड़ी आबादी नहीं है आप देखेंगे तो। और इस आबादी में शहरी वोटर का, शहरी सीटों का योगदान कम है। आज की तारीख में भी ग्रामीण वोटर हैं वहां, और सीटें उनके पास ज्यादा हैं। तो एक फेनोमेनन शहरी वोटर के अंदर मोदी हैं, जो पूरे देश में देखा गया। लेकिन उसी शहर में, उसी झारखंड में वहां के अर्जुन मुंडा जैसे व्यक्ति चुनाव हार जाते हैं। तो क्यों हारते हैं? क्योंकि शहर, जब गांव का वोटर उठ के आता है, जब आदिवासी वोटर उठ के आता है, तब तक वहां भ्रांति, अब ये भ्रांति में न रहे बीजेपी कि वहां जब आप कह रहे हैं कि 2.5 लाख करोड़, 1000 करोड़ रुपए आपको राजस्व में आएंगे, तब जब आप ये स्पीच करते हैं तो कहीं लगता है मुझे कि ये जो जिसने बताया है ये स्पीच, वो झारखंडी मतदाताओं के लिए नहीं है। जैसे ही आप ये बात कहते हैं तो उनको ये समझ में आता है कि ये जिक्र करके आप जो अब तक लूटता रहा है राजस्व के पैसे में से वहां का मुख्यमंत्री, उसकी हिस्सेदारी का ख्याल कर रहे हैं आप, वहां की जनता का ख्याल नहीं कर रहे हैं। वहां की जनता जो उत्खनन से पीड़ित है, वहां के गांव की स्थिति आप देखेंगे तो वहां जो डंपर जाता है उस गांव से निकल करके, उसकी सड़कें टूट जाती हैं, वहां की मिट्टियों से उसके घर लदे होते हैं, और उनके लिए ये खनन गुस्से का कारण है। उनके समाज में अवैध उत्खनन करने वाले आरोपी हैं। आम आदिवासी या आम गांव का आदमी उससे परेशान है, उस ठेकेदार किस्म के लोगों से, और वो रिएक्शन में आता है इन सब बातों कहने से। जब आप संपन्नता की बात करते हैं, जब आप कहते हैं कि बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है जी, तो उन्हें लगता है कि लुटेरों के बीच बटने के लिए पैसा आ रहा है। और यही बार बार पूर्ण बहुमत की सरकार अब तक जो नहीं आला पाई है बीजेपी, उस कैलकुलेशन में उसे ये नुकसान हो रहा है, और ये समझ नहीं आ रही। और इस बार भी जिस ढंग से बहुत कुछ हुआ है, और अभी जो मैं लौट के आया हूं, तो
निर्दलीय भी बहुत पहले फेज के जो नतीजे आपको बताऊं कि जितने कॉन्फिडेंट वहां के कुछ निर्दलीय हैं, चित्रार इलाके के कुछ कांग्रेस के सीट्स हैं, कुछ जेवीएम के सीट्स हैं, जो जितने कॉन्फिडेंट हैं उस 13 सीटों में से उसमें लोग कह रहे हैं कि 7 के आसपास बीजेपी का आ जाए तो बहुत है। और ये दूसरे चरण में तो वहां के जो भ्रष्टाचार के नेताओं की बातें निकल के आई हैं और उसके अलावा जो नक्सली प्रभावित इलाके हैं वहां जो गुस्सा है, वहां भारत का पहला जगह है आपको बताऊं विपुल, जहां पे सांसद नक्सली हिंसा के शिकार हो जाते हैं, मारे जाते हैं, है ना, जमशेदपुर जैसे शहर के आसपास। तो वहां जो ग्रामीण वोटर है ना, उसको देखना पड़ेगा कि वो किस तरह जाता है और उन्हीं 20 सीटों पर अभी चुनाव होना है। 10 सेकंड में आपसे एक चीज आपसे और अजीत से जानना चाहेंगे, कल अब जब चुनाव के लिए मतदाता निकलेगा दिमाग में क्या चल रहा होगा 20 सीटों पर? कैंडिडेट चल रहा होगा, जैसे वो पुष्पन जी ने बताया कि कैंडिडेट उनके लिए बड़ा मैटर करता है, कैंडिडेट कौन कैंडिडेट। चलिए अजीत जी। देखिए, जो सामाजिक जो स्थानीय जो मुद्दे हैं, जो विकास का सबसे बड़ा मुद्दा है, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है किसी भी मतदाता के लिए। ये बात हमेशा एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा था, कमर्शियल ब्रेक है, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। कल की स्थिति देखनी दिलचस्प होगी, किस तरह का वोटिंग टर्नआउट देखने को मिलता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद बात करेंगे कांग्रेस ने जो हमला बोला है बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर, उस पर चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटनाचक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात हम करेंगे जिस तरीके से पहले बीजेपी ने कहा कि 6 महीने के अंदर 60 साल का अधूरा काम किया और उसके बाद कांग्रेस की तरफ से बाकायदा एक बुकलेट जारी की गई जिसमें कहा गया कि 25 मुद्दों पर यू टर्न लिया है बीजेपी ने। उसमें काले धन का मुद्दा शामिल है, उसमें तमाम चीज़ों को लेकर के जीएसटी को लेकर के बातचीत की गई है, इंश्योरेंस में एफडीआई को लेकर के ये हमला बोला गया है। तो एक तरीके से अग्रेसिव मोड में विपक्ष की भूमिका में अब धीरे धीरे कांग्रेस आती हुई नजर आ रही है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले जरा सुनाते हैं कि आपको कि क्या कुछ कहा अजय माकन साहब ने। भारतीय जनता पार्टी के भिन्न भिन्न मसलों के ऊपर क्या विचार थे। अमन इधर चले जाओ। चुनाव से पहले भिन्न भिन्न मसलों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के क्या विचार थे और चुनाव के बाद में उन्हीं विषयों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से पलटी ली है और एक यू टर्न इश्यूज के बाद इश्यूज के ऊपर वो लेते चले आए। यानी चुनाव से पहले जनता को गुमराह करने के लिए, केवल वोट बटोरने के लिए बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े सपने दिखाए गए। आज हम मोदी जी से और जेटली जी से सिर्फ यही जानना चाहेंगे कि वो काला धन कब हम लोगों के पास में हमारे अकाउंट में 15-15 लाख जमा होंगे। सच्चाई यह है कि पिछले 6 महीने में एक पैसा वापस नहीं आया है। सच्चाई यह है कि पिछले 6 महीने में एक नाम भी नहीं आया। तो जब 6 महीने में एक पैसा नहीं आया, एक नाम नहीं आया, उससे पूर्व 17 अप्रैल को राजनाथ सिंह जी ने 100 दिन का वायदा किया, तो कुछ तो आ जाना शुरू होता ताकि हमको ये लगता कि अब पैसे आने शुरू हो गए, हम लोगों के अकाउंट में भी खाते में आना शुरू हो जाएंगे। नया ताजा दिखिए ना। चलिए, तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। पुष्पेन जी पहला सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से आज तमाम मुद्दों को लेकर के, इंश्योरेंस में एफडीआई को लेकर के, काले धन को लेकर के, बांग्लादेशियों के मुद्दे पर कांग्रेस ने जिस तरीके से बीजेपी को निशाने पर लिया है, आप कैसे देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि एक जो दिखाई दे रहा था कि विपक्ष दिखाई कहीं दे नहीं रहा था, आपको लगता है फिर से ऊर्जा भरने की कोशिश हो रही है कांग्रेस के अंदर?
देखिए, एक चीज तो साफ है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो पिछले 3-4 हमने हमले देखे हैं उसमें तर्क तो है उनके पास, इससे कोई दो राय नहीं है कि साहब इस तरीके की बातें हुई और उससे पलटा जा रहा है। अभी अभी जो बिल्कुल लेटेस्ट मामला है जिसको लेकर के आसाम की जनता के सामने बहुत पुचकार के, बहुत खुश करके, ठोड़ी में हाथ डाल के नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से बांग्लादेश के साथ जो भारत की जमीन और भारत में जो बांग्लादेश की जमीन है उसके आदान प्रदान की बात पे वही बात कही है जो यूपीए कह रही थी, और उस वक्त बार बार ये कहा जा रहा था कि देश को बेचा जा रहा है। आज जब ये बात कहते हैं कि नहीं वो हित में होगी, आसाम के हित में होगी, तो कुछ बातें तो साफ साफ हैं। चाहे एफडीआई का मामला हो, चाहे काले धन का मामला हो। काले धन पे मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। काले धन का मामला ऐसा भी नहीं है कि 2 दिन में आ जाएगा, और चुनाव से पहले की तकरीरों में रिटोरिक्स भी होता है, वो कोई आखिरी शब्द नहीं होता है कि साहब अगर 100 दिन कह दिया है तो 100 दिन है। अगर ये 100 दिन की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कुर्सी पर रहते हुए कहा था मैं 100 दिन में कम कर दूंगा महंगाई, वो तो हुई नहीं। बात यह है कि लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि जो कांग्रेस, जिसको अवधेश जी कहते हैं कि वो सन्न चली गई है, बिल्कुल हाइबरनेशन में चली गई है, उसमें कुछ तार्किक हमले करने की मुझे लगता है क्षमता धीरे धीरे आ रही है। अवधेश जी, 25 मुद्दों पर यू टर्न की बात कही गई है, 22 उन्होंने अपनी बुकलेट में दिए हैं और 3 उनका के छपने के लिए बुक चली गई थी। ये 3 उसके बाद के हैं। तमाम बांग्लादेशी का मुद्दा हो, तमाम चीज़ों को लेकर के घेरने की जो कोशिश की, तर्कपूर्ण लग रही है बात आपको कि वाकई में काले धन को लेकर के जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने एक न्यूज़ चैनल में कहा था कि 100 दिन के अंदर सरकार बनने के अंदर हम काला धन ले आएंगे, नितिन गडकरी दावा कर रहे थे, अब ये कहा जाता है कि हमें जानकारी नहीं है। मन की बात ऐसा है कि कई बार जब सुबह आदमी की जब नींद खुलती है ना थोड़ी देर से, तो उनिंदी में बहुत कुछ बोलता रहता है। तो कांग्रेस का यही उनिंदी वक्तव्य है ये। इसमें कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे वो जनता को आकर्षित कर सके। मुझे तो चिंता इस बात की है कि कांग्रेस पॉलिटिक्स कर क्या रही है। 100 दिन पर भी ऐसे ही एक जारी हुआ था, कोई आज पहली बार तो जारी हुआ नहीं है। सरकार के 100 दिन जब पूरे हुए थे तब भी जारी हुआ, और वही मुद्दे हैं चीन, पाकिस्तान, काला धन और फलाना चिलाना। अरे केंद्र में 5 साल तक ये सरकार अभी है, आप पॉलिटिक्स कर रहे हो। मान लीजिए आपके पास हथियार आ गए हैं लेकिन उसके चलाने वाले ट्रेंड नहीं हो तो आप युद्ध हार जाओगे। कांग्रेस के सामने अभी मुख्य टास्क है कि उसको हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे करके कुछ ऐसे जाबाज लोगों को तैयार करना है जो मोदी का मुकाबला कर सके, जो चारों ओर से प्रहार करके घेर करके मोदी को अभिमन्यु की तरह मार सके। ये क्या कर रहे हैं कि बिना ट्रेनिंग के ही वो बम सामने लाके ले आ रहे हैं जिसकी ट्रेनिंग ही नहीं है। तो ये मैं मानता हूं कि कांग्रेस के अंदर जो ये किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति है, जो दिशाहीनता की स्थिति है, उसके और सशक्त होने का प्रमाण है ये बुकलेट, जिसका असर इस समय देश पर कहीं नहीं पड़ने वाला है। यद्यपि पुष्पेंद्र जी की बात से मेरी सहमति है कि इसमें कुछ तथ्य हैं, लेकिन कोई आदमी ऊंघता हुआ आके कुछ सही भी बात बोल देता है तो समाज उसको नहीं सुनता है। तो कांग्रेस पहले एक कमांडो कुछ तैयार करे, फोर्स तैयार करे, उसके पास कौन करेगा? 4-4.5 साल का समय है। राहुल गांधी आएंगे, राहुल गांधी आकर के इस तरह के सवाल। मैं ये कह रहा हूँ कि 100 दिन का वायदा मैंने कभी नहीं सुना। यानी वो इशू भी नहीं है, इशू भी नहीं। आप बार-बार चिल्ला रहे हो तो लेकिन पूछेंगे कि भैया 9 साल 10 साल रहे, 2006 से मुद्दा है, समय पर क्या किया? लेकिन अवधेश भाई जो बांग्लादेश के साथ जमीन का मामला है, इस पे तो राज्य की जो बीजेपी की यूनिट है, एजीपी है, वो भी विरोध कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ ये बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, मैं इस बात से और भाग रखता हूं कि कम से अवधेश जी अगर ये विरोध कंटिन्यूअसली चलता रहा, ऐसे कंसिस्टेंटली चलता रहा, आप 100 दिन पे, 6 महीने पे और एक वियात नहीं दिए रखे आप नरेंद्र मोदी को, तो जाहिर तौर पर जनता आपको सुनेगी। मैं बिल्कुल आप अगर तथ्यों के सामने आए, नहीं ये बिल्कुल नहीं। कांग्रेस को इस हालत में बिल्कुल जिस ढंग से दो से आकर आज बीजेपी यहां तक पहुंची है, वो एक कंसिस्टेंटली लड़ाई थी और वो लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। चुपचाप होकर बैठना नहीं पड़ेगा, और इस लिहाज से अच्छा काम करेगा। आप कोई सुन रहा हो न सुन रहा हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। बिल्कुल आलोक भाई जो बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल से लगातार जो हमले किए हैं उसकी रणनीति के तहत वहां 282 में पहुंचे। हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी को देश न सुन रहा हो, उसकी क्रेडिबिलिटी 0 हो, लेकिन बात सही अपनी जगह है, कुछ उसको मानिए। हम ये नहीं कह रहे। दिनेश जी बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे, आप ये तो मानेंगे इंश्योरेंस में एफडीआई का विरोध कर रहे थे आप? बिल्कुल, मैं वही जवाब दे रहा हूं। देखिए
एक तो फटे हुए गुब्बारे में कितनी भी आप हवा भरिए ना, ये तर्क संगत बात नहीं, ये तर्क संगत बात नहीं है। बांग्लादेशियों के मुद्दे पे आपने यू टर्न लिया। नहीं, लोकतंत्र तो यही है कि सामने वाले ने अगर कोई शिकायत की है तो सुने आप। उसमें हवा भरने का माकन जी कर रहे हैं, नंबर एक चीज। दूसरी चीज आप कह रहे हैं कि काला धन के मामले में ये लोग क्या सवाल पूछेंगे? पहला काम 48 घंटे के अंदर एसआईटी बनाने का काम किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने किया। पहले सुन लीजिए, हम भी चाहते हैं तो कांग्रेस ने 6 साल में जो किया था, 15 दिन का समय सुप्रीम कोर्ट देता कि नहीं देता? दिनेश भाई, बांग्लादेश की बात बताइए। वहां भी आ रहा हूं, सुनिए। और अभिषेक मन सिंघवी का कहां चला गया? जो कागज दीमक खा गए थे, कौतरोची कहां चला गया? पैसे लेके सरकार किसकी थी? ये लोग अब ले आइए ना आप। निश्चित आएगी आलोक जी, आपके चैनल के माध्यम से धैर्य रखिए। एक एक पैसा आएगा, एक एक आरोपियों का पैसे नहीं चलेंगे। बांग्लादेश के साथ जमीन के समझौते की बात कर रहे हैं हमारे एक, इसलिए समझौता अवधेश जी, कांग्रेस के नेताओं पर लोगों को विश्वास नहीं था, हम लोगों को भी नहीं था। बिल्कुल कि आप जो समझौता करने जा रहे हैं, जो जमीन देने जा रहे हैं, किन शर्तों पर देने जा रहे हैं? आप पे विश्वास है। नरेंद्र मोदी अगर कह रहे हैं तो देश की जनता को मोदी की बातों पर विश्वास है। इसलिए आप तो कहते थे सारे बांग्लादेशियों को ढूंढ ढूंढ करके वापस भेजा जाएगा। आप कहते सारे बांग्लादेशियों को ढूंढ ढूंढ करके वापस भेजा जाएगा। उस पर कोई कमेंट? जमीन का मामला बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। घुसपैठियों को कब भेजेंगे इसमें किसी को नहीं मतलब है। जब जमीन छोड़ने का सिलसिला होगा तो बेकार ये शहादत जो होती रही है, क्यों होती रही है? 158 एकड़ जमीन भारत की बांग्लादेश के पास है, और भारत की तरफ से अगर हम कहें तो 7110 एकड़ भारत के पास है। इस तरीके की ज्यादा बड़ा है, उनके पास 17 है, हमारे पास 7 है। मैं कह रहा हूं इसको लेके यूपीए ने जो ब्लूप्रिंट बनाया था, आप उसी की बात कर रहे हैं। बदला नहीं है। अजीत जी क्लोजिंग रिमार्क समय समाप्त हो गया सर। क्लोजिंग रिमार्क। मुझे लगता है कि जो पॉलिसी पैरालिसिस की बात का आरोप जो लग रहा था कांग्रेस पर, वो अब पलटकर कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा है। क्योंकि 6 महीने हो गए, अब प्लानिंग कमीशन को आपने कहा कि हम इसको हटा देंगे, उसकी जगह हम कुछ नया लाएंगे, तुरंत लाएंगे। उसके बाद आपने कहा कि हम आयोग नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर लाएंगे, आधार कार्ड को हटा देंगे। देखिए, सारा पॉलिसी कंटिन्यूएशन है, कुछ भी नहीं बदला है। तो सरकार किस मुंह से और किस मुद्दे पर? और हालत बहुत अच्छी नहीं है। आप देखिए, जो बेरोजगारी की स्थिति है, जो महंगाई की स्थिति है, उसमें आप इंडेक्स देख लीजिए, क्या परिवर्तन है। बड़े कायदे से कांग्रेस ने 25 हफ्ते में हर हफ्ते 25 हफ्ते बीते सरकार गए हुए, और हर हफ्ते में एक भूल और यू टर्न का जिक्र किया उसने। आलोक भाई, एक घटना को आज हम भूल रहे हैं। आज बीएसएफ की एक परेड थी, उसमें कुछ लोगों को सम्मानित करना था। राजनाथ सिंह ने बीएसएफ की तारीफ की कि सीज फायर में मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन साथ साथ हल्के से वो ये भी कह रहे थे कि बांग्लादेश पे गाय की तस्करी रुकनी चाहिए। जो सरकार गाय के काटने पे, बेचने पे बैन लगाने जा रही थी, वो अब बड़े हल्के से लोगों को ये बता रही है कि तस्करी रुकनी चाहिए। ये कहने की जरूरत क्या थी? आप बैन लगाएं, आपके पास पूरा। बांग्लादेश के मामले में मुझे लगता है बिल्कुल बहुत सख्त कदम उठाने की जरूरत थी। चले बाढ़ लगाने का काम शुरू हुआ, सर्च लगाए गए। अब लैंड स्वैप डील से भले ही आपको एक कॉरिडोर मिल जाएगा, एक सुरक्षित, एक शांत, एक बढ़िया आपका बॉर्डर मैकेनिज्म होगा, लेकिन क्या अवैध बांग्लादेशियों का आगमन रुकेगा? ये बड़ा सवाल है। कभी नहीं रुक सकता जब तक कि आपने उनको, जब तक कंसेशन जो कांग्रेस दे रही थी, आप भी दे रहे हैं, वो नहीं रुक सकता। चलिए दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अवधेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। पुष्पिन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अजीत जी, आप इस कार्यक्रम में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन अब देखना ही है कि तमाम जो सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी क्या उनका जवाब देगी। तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो वादे किए गए थे, क्या वो हकीकत में बदलेंगे, या फिर जिस तरह की हालत कांग्रेस की हुई है पिछले लोकसभा चुनाव में, क्या अगले लोकसभा चुनाव तक बीजेपी का जो के साथ लोगों का कोई मोह भंग होगा क्या? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि भविष्य में जिनका उत्तर आने वाले समय में मिलेगा। फिलहाल घटना चक्र में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।